हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए थर्मल इंजीनियरिंग में यूनिट 3 में आइडियल गैस इक्वेशन जो पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चा मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है थर्मल इंजीनियरिंग में, वो पहले उस लेक्चर को देख लेंगे, फिर इस लेक्चर को आप देखेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग गैसियस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, गैस लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें इंपॉर्टेंट लॉ आया था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। फिर हम लोग जनरल गैस इक्वेशन पढ़े थे, फिर उसको मॉडिफाइड करके कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन पढ़े थे, फिर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे। वहां से हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और गैस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बीच में रिलेशन डेवलप किए थे। तो ये सारा चीज प्रीवियस लेक्चर में आपको दे दिए थे। आज के लेक्चर में उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो जो बच्चा चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे बाबू। देखिए, पहले ही हम लोग पढ़ लिए थे हीट किसको कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे वहां की हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांजिशिएंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट जो है नेचुरली हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं? तो कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा पड़ा है। ठीक है। और इस कंटेनर में इसका जो वाटर है, इसका टेम्परेचर इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हम क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं। जैसे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो मान लीजिए कि ये कंटेनर में जो मास है, वाटर जो है वह m इज इक्वल टू 1 kg ले लिए। तो क्या बताए बाबू कि 1 kg का वाटर ले लिए हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री है। अब उसको क्या करना है? 20 से 21 डिग्री बनाना है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? T2 बराबर 21 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री से 21 डिग्री बनाने में 1 kg मास ऑफ सब्सटेंसेस को कितना हीट देना पड़ा या कितना हीट एब्सॉर्ब किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो आइए डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है बाबू? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree। ये 1 डिग्री या तो डिग्री सेल्सियस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो केल्विन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहता है all liquid and solid have one specific heat only। जितना भी सॉलिड है, जितना भी लिक्विड है, उसका एक ही स्पेसिफिक हीट होता है। देखिए, आपको पहले भी बताया था कि जब भी वर्ड स्पेसिफिक आ जाए इसका मतलब एक यूनिट मास। आप यहां से ध्यान से सुनेंगे। हम लोग जानते हैं कि हीट सप्लाइड और रिमूव्ड का जो फॉर्मूला होता है हीट का, वो होता है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, जहां पर m जो है मास ऑफ सब्सटेंस है, डेल्टा टी जो है वह इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 दिस इज कॉल्ड फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है। और C जो है इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ वाटर, तो वाटर एक सब्सटेंस हो गया। कितना मास है? तो उसका मास 1 kg मान लिए या 1 ग्राम मान लिए। ठीक है। तो यहां पर एज्यूम कर लिए कि मास 1 kg है और उसका इनिशियल कुछ टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर हम मान लिए हैं कि 20 डिग्री है। तो 1 kg मास जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, उसके टेम्परेचर को 21 डिग्री बनाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड उसको देना पड़ा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? चलिए, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? C इज इक्वल टू, देखिए Q हीट हो गया, m से डिवाइड कर दिया डेल्टा टी, तो यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल गया। जैसे वाटर का, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट फिक्स है। कितना है? 4.186 किलो जूल पर केजी केल्विन, नहीं तो आप इसको 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं। उसी तरह का एल्युमिनियम ले लेंगे
तो अल्युमिनियम का भी एक फिक्स स्पेसिफिक हीट होता है 0.891 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना है बाबू, एक लाइन यहां लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी सॉलिड और लिक्विड है उसका फिक्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, चाहे आप किसी भी प्रेशर पर रखें या किसी भी वॉल्यूम पर रखें। पर जब हम गैस के बारे में चर्चा करते हैं तो गैस का दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक को कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बस आपको याद क्या रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंसेस को, ठीक है, यहां से देखिए डेफिनेशन आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए ये रिलेशन आपको यहां डाला हुआ है कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। सामने आप ध्यान देंगे तो एक यूनिट मास को, एक यूनिट का कोई भी मास है या सब्सटेंसेस है, उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंजिंग करने में हमको जितना हीट देना पड़ा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि सॉलिड और लिक्विड का जो है स्पेसिफिक हीट फिक्स रहेगा, पर जब गैस के बारे में हम चर्चा करेंगे तो गैस का दो स्पेसिफिक हीट होगा, एक होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और दूसरा होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहीं से डिफिनीशन क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम डिफिनीशन यहां पर डालेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of a gas by 1 D change in temperature is called specific heat at constant pressure। मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर में किसी गैस को रख के अगर उसके टेम्परेचर को 1 यूनिट से बढ़ा दिया जाए तो उसमें हमको जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़े उसी को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी गैस को रख दीजिए और उसके टेम्परेचर इनिशियल मेजर कर लीजिए और फिर उसका जो फाइनल टेम्परेचर उसको बस 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में 1 यूनिट के मास ऑफ सब्सटेंसेस को, मतलब गैस को, कितना हीट देना पड़ा उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग दोनों चीज को भी डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, चलिए तो अभी क्या बताया बाबू कि स्पेसिफिक हीट किसको कह रहे हैं, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई भी सब्सटेंसेस को उसका 1 यूनिट का मास ले लीजिए, या तो 1 केजी ले लीजिए या तो 1 ग्राम ले लीजिए, उसके इनिशियल टेम्परेचर को मेजर कर लीजिए। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री था, तो 1 केजी सब्सटेंस को इनिशियल टेम्परेचर पर रख कर, जिसमें 20 डिग्री था, और उसके टेम्परेचर को अब 21 करना है, तो 20 से 21 करने के लिए उसमें कुछ हमको हीट देना पड़ेगा। तो कोई भी सब्सटेंसेस अपना 1 यूनिट मास पर टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेता है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो क्या बताऊं कि लिक्विड और सॉलिड का स्पेसिफिक हीट फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, पर जब गैस के बारे में चर्चा करते हैं तो गैस जो है अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। सेम गैस है, जैसे समझाता हूं आपको, मान लीजिए एक कंटेनर है, यहां एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में एक गैस को भर दिए, ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसमें जो गैस है मान लीजिए हम एयर भर दिए और इसका टेम्परेचर जो है T1 बराबर मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक और कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में पिस्टन के साथ अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ये एक सिलेंडर ले लेते हैं और पिस्टन लगा देते हैं और सेम गैस भर देते हैं। इसमें जो गैस भरे वो भी क्या हो गया बाबू, एयर हो गया। और मास कितना है, तो एज्यूम कर लिए 1 केजी है, यहां भी क्या है 1 केजी है। ये देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर इनिशियल है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या बता रहा है कि दोनों गैस सेम है पर अरेंजमेंट क्या है, अलग है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर रखा गया है
और एक कांस्टेंट प्रेशर पर, देखिए इसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर रखा गया। आप नोटिस करेंगे कि 1 केजी एयर को 27 डिग्री पर रख के कितना बनाना है, 28 डिग्री। तो इसको जितना हीट देना पड़ रहा है, ये से जितना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, उसी को क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर रख के अगर आप किसी गैस को गर्म कर रहे हैं तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर रख के उसको गर्म कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग और ज्यादा इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान से सुनेंगे, इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिफिनेशन हम लोग समझाते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं किसको। देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of a gas through 1 degree when it is heated at constant volume। मतलब आप एक कंटेनर ले लो और इस कंटेनर में गैस भर दो। ठीक है, गैस आपको जो लेना है आप ले लीजिए, आप एयर ले लिए हो, इसका इनिशियल टेम्परेचर आप मेजर कर लो किसी तरह से। ठीक है, और जो गैस लिए हो उसका मास भी आप एज्यूम कर लो कि 1 केजी लिए है। क्लियर? तो आप जान रहे हो कि यहां से आप हीट सप्लाइड कर रहे हैं, देखो हीट सप्लाइड कर रहे हैं। तो आप जानते हैं हीट सप्लाइड का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। ठीक है, अब क्या बता रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहां अगर इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसके टेम्परेचर को कितना बढ़ाना है बाबू, 1 डिग्री से। तो T2 कितना हो जाएगा, 28 डिग्री सेल्सियस। तो 1 यूनिट के मास को इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर अगर हमको बनाना है तो 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करवाने में उसमें हमको कितना हीट देना पड़ा, उसी हीट को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर रख के किसी गैस को अगर हम गर्म कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट उसको देना पड़ा उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सफिक्स में लगा देंगे CV, और यहां से आ गया Q इज इक्वल टू m डेल्टा T बराबर CV। तो देखिए 1 यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहां से यूनिट भी आप चेक कर लेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूनिट आ जाता है। तो यूनिट इसका हो जाएगा जूल, अगर हायर लेंगे तो किलो जूल डिवाइडेड बाय केजी, और डिग्री सेल्सियस नहीं तो जूल केजी केल्विन। ठीक है, हायर डिग्री में आप आ जाएंगे तो किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत आसान है, एकदम ध्यान से आप सुनते रहेंगे तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बार बार इसका थ्योरी पढ़िए, बार बार इसके लेक्चर को सुनिए, फिर अच्छे बुक को आपको रिकमेंड किए हुए हैं वहां से आप थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे बाबू। क्या कह रहा है, इट इज द total amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a gas through 1 degree when it is heated at constant pressure। सेम डिफिनेशन रखना है ये वाला, बस यहां पर क्या करना है, when it is heated at constant volume। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या कर रहा हूं, फिगर से सारे चीज को फिर से क्लियर कर रहे हैं, ध्यान देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक मूवेबल पिस्टन लगा दिए हैं, जो पिस्टन आगे पीछे करेगा, ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, ये पिस्टन ऊपर नीचे कर, और इसमें हम गैस को रख दिए, ये गैस हो गई। ठीक है, गैस में एयर मान लेते हैं, सेम उसी तरह, और इसका इनिशियल टेम्परेचर हम T1 मान लेते हैं जो 27 डिग्री सेल्सियस पर है। फिर इसको हीट का सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि इसके टेम्परेचर को, ध्यान देना बाबू, 1 यूनिट का मास है, 1 केजी का एयर ले लिए हैं, 1 यूनिट का मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट देना पड़ा कांस्टेंट प्रेशर पर, उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो आप नोटिस करेंगे
क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम काम कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। तो आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन था। ओके, तो यहां पर ये याद करेंगे कि वर्क डन में तो वॉल्यूम का चेंजिंग हो नहीं रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहां पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जा रहा है, ठीक है। पर जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर आ जाएंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके टेम्परेचर को 27 डिग्री से 28 डिग्री बनाने में जो हीट लग रहा है इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो गैस है वह दो काम कर रहा है, एक तो अपना इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ वर्क डन भी कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या रिलेशन हो जाएगा, Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। इसका मतलब है Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T इज इक्वल टू Cp। तो आप नोटिस करेंगे बाबू कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर किसी गैस को रख के आप हीट कर रहे हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पर रख के किसी गैस को हीट कर रहे हैं, गैस अगर सेम ही है, एयर इसमें भी है, एयर इसमें भी है, 1 केजी एयर इसमें भी है, 1 केजी एयर इसमें भी है, इनिशियल टेम्परेचर इसमें 27 है, इसमें भी 27 है, पर इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट है हो सकता है 27 डिग्री से 28 डिग्री बनाने में इसमें 200 जूल का एनर्जी लगे। कब? जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म कर रहे हैं, पर जब कांस्टेंट प्रेशर पर आप गर्म करेंगे तो हो सकता है यह 250 जूल का एनर्जी लगे। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पर रख के अगर किसी गैस को गर्म कर रहे हैं तो उसका जो अमाउंट ऑफ हीट है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने को, उसमें वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये दो काम कर रहा है, एक तो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ सिस्टम पर वर्क कर रहा है। पर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ वर्क कुछ नहीं हो रहा है और डायरेक्ट उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ कम ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में टेम्परेचर जल्दी मिल जाएगा और यहाँ ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा उसी टेम्परेचर को पाने के लिए। आई होप आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर समझ में आया होगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बाबू कि एसबीटी यहां से 4 मार्क्स का डेरिवेशन पूछ देता है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है ये याद रखना है, पहले आपको लिख देता हूं हमको करना क्या है। तो हमको करना है प्रूफ कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R प्रूफ करके देना। Cp को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R क्या है बाबू, तो गैस कांस्टेंट है या इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करना है, बहुत आसान है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सपोज एक सिलेंडर ले लेते हैं। तो यहां पर एक सिलेंडर ले लेते हैं और सिलेंडर एक मूवेबल पिस्टन लेते हैं। तो इसमें कुछ एक मूवेबल पिस्टन इस तरह से होती है, ठीक है। ये सिलेंडर में गैस भर देते हैं, ओके। तो m kg का कोई गैस भर देते हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर ले लेंगे और इसको क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर रख के हीट करेंगे। तो इसमें ये जो है ये पिस्टन ले लेते हैं और ये आपका सिलेंडर है, ओके। और नीचे से हीट का सप्लाई देते हैं, तो हीट का सप्लाई देते हैं, हीट सप्लाई। तो देखिए कर क्या रहे हैं, तो ये आपको दिमाग में बैठाना है कि हम लोग एक सिलेंडर ले लिए हैं। तो लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर इन विच ए मूवेबल पिस्टन आर फिटेड, जिसमें एक मूवेबल पिस्टन जो है वह फिट कर दिए, ठीक है। और जब हम लोग हीट देंगे तो ये जो पिस्टन है ये एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब ये 1 से 2 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला कर क्या रहे हैं, तो हम लोग जो जो काम कर रहे हैं वो लिख देते हैं। तो लेट अस कंसीडर m kg of gas is enclosed in a cylinder in which a movable piston
इज अटैच्ड, जिसमें एक मूवेबल पिस्टन को क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। सपोज द गैस इज heated at constant pressure from स्टेट 1 से 2। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनेंगे बाबू। तो सबसे पहला हम क्या पता करते हैं, हीट सप्लाइड पता करते हैं। तो हीट सप्लाइड, क्योंकि आप 1 से 2 तक पिस्टन को भेज रहे हैं, तो हीट सप्लाइड को हम लिख देते हैं Q। चूंकि ये 1 से 2 प्रोसेस तक काम कर रहा है, इसलिए ये 1 से 2 इस तरह लिख दिए, क्योंकि हीट आपको जो है पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो जाएगा बाबू, mCp, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर आप एज्यूम कर लिए कि हीट कर रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसको 1 मान लो। क्लियर है? अच्छा, जब ये पिस्टन 1 से 2 जा रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वर्क डन भी हो रहा है। तो हम पता कर लेते हैं वर्क डन कितना हो रहा है। वर्क डन, तो वर्क डन बराबर W1 से 2। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो पीडीवी पढ़े हैं। कहां से जा रहा है, तो 1 से 2 जा रहा है। क्लियर है? तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, चूंकि प्रेशर आपको कांस्टेंट है, तो आप यहां V2 माइनस V1। क्लियर है बाबू? इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, क्योंकि मेन यहीं पर ट्रिक है आपका। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट था, आप इसको PV2 माइनस PV1 लिख सकते हैं। सही है? अच्छा, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू P, बिकॉज P कांस्टेंट है। क्या सही है? तो यहां से आप वर्क डन बराबर बोल सकते हैं, वर्क डन 1 से 2 कैन बी रिटन एज, क्या रिटन एज, तो इसके जगह आप लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1। और आप याद करेंगे कौन सा, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, जिसमें आप पढ़े थे PV इज इक्वल टू MRT, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं W के जगह, आप ध्यान देंगे W के जगह लिख सकते हैं W1 से 2 कैन बी रिटन एज क्या चीज, MRT2 माइनस T1। तो ये देखिए, ये एक मेरे पास डेटा आया है, इसको हम इसको 2 नंबर से मान लेते हैं, और मेरे पास एक रिलेशन यहां पर है, इसको हम लोग 1 मान लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे बाबू, हम इधर से हटा रहे हैं ऊपर से। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, mCv T2 माइनस T1। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का यूज करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि Q1 से 2 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्लियर है? तो यहां हीट का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है, कितना है, mCp T2 माइनस T1, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह लिख सकते हैं mCv T2 माइनस T1, और वर्क डन को आप डिराइव करके यहां पर ले आए हैं प्लस mR T2 माइनस T1। तो आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ कॉमन टर्म, तो वो सारे कॉमन टर्म को लेके आप काट दीजिए, तो m से सारा मास कट गया। देखिए T2 माइनस T1 दोनों साइड है, दोनों को काट दीजिए, तो जो बचा हुआ रिलेशन है उसको आप लिख देंगे। इसको हम यहां से हटा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। ओके, तो यहां से रिलेशन आ गया कि Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, तो आप लिख सकते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये 4 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ज्यादा प्रॉब्लम होगा फिर बुक का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर Cp जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R जो है वह गैस कांस्टेंट है। ठीक है, एक चीज याद रखना है बाबू यहाँ हमेशा के लिए,
कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। देखिए यहां से खुद ही पता चल रहा है कि Cp का मान Cv से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो R टाइम्स बड़ा है। क्या इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब आपको समझा रहे थे कि मान लीजिए एक कंटेनर में आप गैस रखे हो। तो देखिए कंटेनर अलग अलग टाइप का लिए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर रखे हैं 1 केजी का कोई गैस, इसमें भी क्या किए हैं 1 केजी का गैस। इसको 27 डिग्री पर रखें, इसको भी 27 डिग्री पर, दोनों में हीट का सप्लाई दे रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में इसको हीट अगर 100 जूल लगा, तो इसका भी 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री पहुंचने में इसमें जो हीट लगेगा हो सकता है, मान लेते हैं कि 180 लगा। तो पता चल गया कि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस को रख के अगर हीट करेंगे तो हीट का सप्लाई उसमें क्या करना होगा? ज्यादा देना होगा उसी टेम्परेचर को अचीव करने के लिए। इसलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेके इसको और ज्यादा क्लियर करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कि Cp और Cv में क्या क्या और रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बाबू, एक टर्म है, इसको कहते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, जिसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? तो इट इज defined as the ratio between specific heat at constant pressure, जिसको हम लोग Cp कहते हैं, ठीक है, to the, तो it is defined as the ratio between specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? अगर हम Cp को Cv से भागा दे देंगे तो एक नया टर्म आएगा जिसको हम लोग गामा कहेंगे, और इसी गामा को हम लोग क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब याद रखना है बाबू, इसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मोनो एटॉमिक गैस। मान लीजिए आपके पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारा मोनो एटॉमिक है, एक मॉल है। ठीक है, तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस गामा का जो वैल्यू होता है वह 1.67 होता है। याद रखेंगे आप इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है। फॉर डाई एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैस, याद रखना अगर डाई एटॉमिक गैस है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एयर है, एयर को भी डाई गैस के अंदर ही रखते हैं। तो अगर ये सब है तो यहां से गामा का जो वैल्यू होता है 1.41 होता है, 1.4 मान के चलते हैं। ठीक है, और फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, अगर कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, जैसे मान लीजिए ओजोन है, O3, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ट्राई एटॉमिक गैस है, तो इसमें गामा का वैल्यू 1.37 के आसपास एज्यूम किया जाता है। तो आई थिंक आपको एडियाबेटिक इंडेक्स भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो एक न्यूमेरिकल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें लिखा है कि 1 kg ऑफ आइडियल गैस, इसका मतलब मास आपको 1 kg दे दिया है। तो 1 kg ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम, जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। याद रखना कभी भी थर्मल इंजीनियरिंग में आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 27 प्लस 2 73, यहां से 300 केल्विन आ जाएगा। और फिर T2 आपको दे दिया है 97 डिग्री सेल्सियस, तो 97 प्लस 273, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 370 केल्विन के आसपास आ रहा है, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, यस। उसके बाद आप आ जाएंगे चेंज इन टेम्परेचर में। चेंज इन टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहां से आप चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 केल्विन आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, R का वैल्यू दे दिया हुआ, गैस कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया 0.264 किलो जूल पर केजी केल्विन दे दिया हुआ। ठीक है, तो और क्या दे दिया है? और गामा का वैल्यू दे दिया है जिसको एडियाबेटिक इंडेक्स करे 1.18 दे दिया है। ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है Cp इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क Cv इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दो चीज पूछ रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी mCv डेल्टा T होता है, ये भी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। और चेंज इन एंथैल्पी, है ना, चेंज इन एंथैल्पी, ये क्या हो जाएगा mCp और डेल्टा T। तो ये सारा चीज पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला देखेंगे कि क्या क्या हम रिलेशन कर सकते हैं। तो आप नोटिस किए होंगे अभी डेरिवेशन में लोग पढ़े थे कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा एक और पढ़े थे कि Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा। क्लियर है। तो यहां से आप नोट कर रहे होंगे कि Cp बाई Cv इज इक्वल टू 1.18, इसमें हम लिख सकते हैं कि Cp कैन बी रिटन एज 1.18 गुना Cv, और इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो आप जब इसका वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो 1.18 Cv, देखिए Cp के जगह पुट कर दिए, माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cv आप कॉमन ले लेंगे तो R डिवाइडेड बाय कितना बाबू, तो 1.18 माइनस 1, है ना। अगर आप यहां से ही देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं Cp इज इक्वल टू गामा Cv, और इसमें आप पुट कर दीजिए। तो Cp के जगह आप पुट कर रहे हैं गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R, और Cv को कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R। तो आप लिख सकते हैं कि Cv इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, वही डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, R का वैल्यू 0.264 किलो जूल पर केजी केल्विन, और नीचे आपको जो है 0.18 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो Cv का जो वैल्यू आ रहा है वो आपको आ जाएगा 1.47 किलो पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और इसका वैल्यू आप अगर इसमें पुट कर देंगे, ध्यान देंगे बाबू, तो Cp वैल्यू आ जाएगा Cp इज इक्वल टू 1.18 गुना Cv, Cv की जगह 1.47, और यहां से मल्टीप्लीकेशन करने से इसका वैल्यू आ रहा है वो 1.73 किलो जूल पर केजी केल्विन आ रहा है। तो ये दो आंसर हो गया आपको Cv Cv, ठीक है। स्पेसिफिक हीट निकल गया है कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू कहते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी होता है। ये क्या है, किसी सिस्टम के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसके सारे काइनेटिक एनर्जी और उसके पोटेंशियल एनर्जी, उस मॉलिक्यूल्स को अगर हम जोड़ दे तो उस सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी निकल जाता है, और होता है mCv डेल्टा T। हम लोग इस बारे में यूनिट 2 में सारा पढ़ लिए थे। तो यहां से सारा वैल्यू पुट कर देंगे। 1 Cv का वैल्यू है 1.47 इंटू 70, और यहां से आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकलता, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये किलो जूल में आ जाएगा आंसर। और चेंज इन एंथैल्पी, है ना, चेंज इन एंथैल्पी mCp और डेल्टा T, यहां से आ जाएगा 1 इंटू 1 पॉइंट, कितना हो जाएगा 1.73 इंटू 70, और यहां से फिर सॉल्व कर लेंगे तो ये किलो जूल। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। बच्चा आप ज्यादा से ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स है वो बुक से खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे लेक्चर पे बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत समय लग जा रहा है। तो ज्यादा हम थ्योरेटिकल पार्ट्स आपका क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं और न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देता हूं, जिसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन भी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करेंगे। तब तक आप लोग इस पूरे यूनिट का, आपके बुक में ये परफेक्ट गैस चैप्टर के नाम से है, यूनिट चैप्टर 2 में आप सारा उसका एग्जांपल एक्सरसाइज बना लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए न्यूमेरिकल आपको छोड़ता हूं, आप यहां से प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।